नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अचानक एक पुलिस का हेड कांस्टेबल सोशल मीडिया के ज़रिए लाइव होता है, कहता है कि मुझ पे दबाव डाले जा रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना की जा रही है और उसके बाद वो 2 दिन से गायब हो जाता है। उसका कुछ पता नहीं चलता, विरोध प्रदर्शन भी होते हैं। मामला सिरमौर जिला का है, काला अम्ब का है। उ इसी बीच एक आईबी के सहायक निरीक्षक की हत्या हो जाती है और भाजपा को एक बड़ा मुद्दा मिल जाता है। कहीं न कहीं राज्य में कानून व्यवस्था की हालत को लेके उन्होंने घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी ने सीधा आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सिर्फ लंबे समय से अपनी कुर्सी को बचाने में व्यस्त हैं और राज्य का लॉ एंड ऑर्डर राम भरोसे है और पूरी भाजपा अचानक आक्रामक हो जाती है। हर तरफ से बयान दागे जाते हैं, डॉक्टर राजीव बिंदल इनके प्रवक्ता हों, नेता हों, लॉ एंड ऑर्डर को लेके पूरी तरह से इस समय सुकू सरकार को घेरा जा रहा है। लेकिन इस लॉ एंड ऑर्डर को लेके कहीं भी कोई भी ढाल पार्टी, संगठन या सरकार में जो भी लोग हैं, वो बनते हुए नहीं दिखे हैं अभी तक। ये पिछले 2 दिन से लगातार ये चीज़ चल रही है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि अब वाक़ई राज्य में कानून व्यवस्था की बुरी हालत है या भाजपा एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पे इसको, क्योंकि उपचुनाव अभी होके हटे हैं लोकसभा और 3 उपचुनाव और हैं, उसको भुनाना चाह रही है। तो आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं विवेक शर्मा जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, विजयपाल सिंह जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आशुतोष जी हैं, राष्ट्रीय देवभूमि के राज्य प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो विवेक जी, क्या कारण है कि अचानक ये 2-3 मामले कुछ दिनों से आए, एक रैगिंग का मामला भी आया इसी बीच में, टांडा मेडिकल कॉलेज में और कानून व्यवस्था को लेके पूरी तरह से भाजपा टूट पड़ी है कांग्रेस के ऊपर। क्या राज्य में इतनी बुरी कानून व्यवस्था हो गई है? जी, विवेक जी। देखिए कानून व्यवस्था की जो प्रारंभिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो वो दिखता है कि पुलिस को ही इन सब चीज़ों को कंट्रोल करना है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो बिगड़ती कानून व्यवस्था है वो राजनीति से ओत-प्रोत होकर के बिगड़ रही है, जिसके बहुत सारे उदाहरण सार्वजनिक तौर पर दिखने में आ रहे हैं। मैं आपसे संज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है जिस और किसी का ध्यान नहीं गया वो है चंबा में एक आईबी अधिकारी की हत्या होना। बेहद जी, संगीन मामला है। आईबी और रॉ 2 एक ऐसी जी, एजेंसियां हैं जो गृह मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो, सेना हो या किसी प्रांत या केंद्र की सरकार हो, उसके उनकी फीड के आधार पर वो बहुत सारे काम करती हैं। अगर इस तरह के अधिकारियों के ऊपर अगर हमले हो रहे हैं किसी प्रदेश में, तो ये बेहद चिंता का मामला है और वो भी फिर एक बिल्कुल एक पुलिस स्टेशन के नजदीक। या तो किसी जंगल, किसी ऐसी जगह हो तो कुछ समझ आता है। ये इस बात को प्रमाणित करता है कि ये सारी चीज़ें और ऐसा संभव नहीं हो सकता कि आईबी का अधिकारी स्थानीय पुलिस के संपर्क में ना हो या पुलिस को इसकी जानकारी ना हो। उसके बाद इतना संगीन अपराध घट जाना और उसके बाद अभी तक उस पर कोई स्पष्टीकरण ना आना, यह बहुत मतलब गंभीर विषय है। और लगभग 50 घंटे के भीतर जो दूसरी घटना हुई, वो नालागढ़ का प्रकरण सामने आया। जहां पर एक रामपुर शहर की महिला, वो नालागढ़ में रहती है। उसने 4 महीने पूर्व अपने साथ हुए एक छेड़खानी या रेप का मुकदमा दर्ज कराया। वो एक जिला नहीं, एक थाने के अंतर्गत उन व्यक्तियों को अरेस्ट करने में 4 महीने का समय लग गया और जो आयु था, जो अधिकारी था, उसको वहां पर रिजाइन करना पड़ गया। जो सेवानिवृत्त से चाहे पूर्व किया, लेकिन उसके ऊपर कितना दबाव था और वहां के जो अधिकारी हैं वो ऑलरेडी हाई कोर्ट की देख-रेख में थे, जो डीएसपी और वहां के एसपी हैं। ये गंभीर चिंता के विषय हैं और नालागढ़ का और जो प्रकरण जो नाहन का प्रकरण सामने आया है, वो सीधा-सीधा प्रकरण ऐसा गंभीर है कि जिन्होंने हमारी सुरक्षा करनी है, वही स्वयं गायब हैं। वही 2 दिन से नहीं मिल रहे हैं और ना तो पुलिस ये कह रही है कि वो हमारी कस्टडी में है, ना पुलिस ये कह रही है कि उन्हें कोई ले गया। ये बेहद चिंता का विषय है जिनके ऊपर हमें सुरक्षा देने की जिम्मेवारी है, वो स्वयं असुरक्षित हैं। ये जो गंभीर विषय है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण मामला जो नाहन में उभर के आया, ये कहीं न कहीं अप्रोक्त रूप से खनन से भी जुड़ा हुआ है। जिस तरह के वीडियोज़ वहाँ से निकल के आ रहे हैं। ये गंभीर जी, विषय है
और इन अधिकारियों के ऊपर या इन कर्मचारियों के ऊपर जो पुलिस थानों में कार्यरत हैं, आखिर दबाव कौन डाल रहा है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये इनके ऊपर दबाव कौन डाल रहा है? स्वाभाविक है, जो व्यवस्था में बैठा है वो दबाव डाल रहा है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि जी आप लॉ एंड ऑर्डर के विषय में राजनीति कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि राजनीति हम नहीं कर रहे, ये राजनीति ये कर रहे हैं और ये लगातार उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं। और एक पूरे प्रकरण में जो एक समानता दिखती है, वो इस सारे लोग एक विशेष समुदाय से संबंधित हैं। जितने भी इसमें आपराधिक छवि के लोग आते हैं, आखिर क्यों? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? गत जनवरी से अप्रैल तक, ये इसी वर्ष का अगर आंकड़ा ले आए तो 6,487 मुकदमे दर्ज हो गए हिमाचल प्रदेश में भिन्न-भिन्न एक्ट्स के अनुरूप। ये गंभीर विषय है और लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा है जिससे आम व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति वो सीधे तौर पर वो उससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो गंभीर मामले हैं, ये बड़े चिंता का विषय है और कांग्रेस को इस पे सीधा-सीधा जवाब देना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्रालय स्वयं मुख्यमंत्री जी अपने आप देख रहे हैं और वो इसके लिए उत्तरदायी भी है। वो ये नहीं कह सकते कि ये मैं इस पे देखूंगा, जांच करूंगा। और पूर्व का भी अगर आप इतिहास ले लें तो इनके तो डीजीपी के ऊपर भी एफआईआर हुई है प्रदेश में। यहां तक कि मुख्यमंत्री जी को एक समय में अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी एफआईआर करवानी पड़ गई थी अफवाहों को लेकर के। तो हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है और इसमें की चपेट में सब आ रहे हैं। क्या अधिकारी, क्या कर्मचारी, क्या बड़े नेता, क्या छोटे लोग, सब लोग। और इससे प्रदेश की प्रगति, उन्नति, टूरिज्म डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रभावित होता है और यहां तक के समाचार पत्रों की सुर्खियां भी बदल जाती हैं। जी, ये बेहद चिंता का विषय है। जी, इसी जी, विषय को लेकर के विजयपाल जी, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब से आपकी सरकार आई है, कानून व्यवस्था बेहाल है, खाकी का कोई डर नहीं रह गया है। एक कानून का डर तभी होता है जब खाकी का एक डर लगता है, लेकिन वो कहीं नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया है कि क्यों इतने अपराधी एकदम से, और विशेष समुदाय की बात की है विवेक जी ने, कि जो आपराधिक आंकड़े आ रहे हैं, चाहे वो सलूनी का मामला हो, चाहे नालागढ़ का हो, चाहे कहीं और के मामले हों, तो उसमें एक विशेष समुदाय की भूमिका बार-बार अपराधों में क्यों आ रही है? क्या ये विशेष समुदाय संभल नहीं रहा? जी, विजयपाल जी। नमस्कार राजीव जी। जी, मैंने आपकी बात सुनी और भाजपा के प्रवक्ता की भी बात सुनी। देखिए, समाज में जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं और खासकर हिमाचल जैसे शांतिप्रिय और देवभूमि प्रदेश में, तो ये एक निंदनीय विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो घटनाएं हिमाचल में हो रही हैं, मैं आंकड़े देख रहा था राजीव जी इस सभा में आने से पहले, इस चर्चा में आने से पहले। तो हालांकि ये जो विषय है, ये आंकड़ों के विषय नहीं है। मैं इसे मानवता के दृष्टिकोण से देखना चाहता हूँ। और ये जो नाहन वाला एपिसोड हुआ है, और ये सभी मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में है। कल जब आपने मुझे चर्चा पे आने का आमंत्रण दिया, तो मेरे सामने मुख्यमंत्री महोदय ने डीजीपी से पूरी डिस्कशन करके वे फॉरवर्ड डिस्कस की है। और आपको पता है कि साथ-साथ में इस वक़्त प्रदेश में राजनीतिक माहौल है और एक तरफ से भाजपा ये कह रही है कि मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ से वो लॉ एंड ऑर्डर में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरा भाजपा से ये प्रश्न है कि प्रदेश में ये जो स्थिति पैदा की है इस देवभूमि में, उसके लिए तो सीधे-सीधे आप जिम्मेवार हैं। लॉ एंड ऑर्डर में मुख्यमंत्री जी पूरा कंट्रोल लिए हुए हैं और उन्होंने नए डीजीपी जो अभी नियुक्त हुए हैं, उनके साथ रेगुलर होम की मीटिंगें हो रही हैं। बीच में चुनाव आचार संहिता आ गई, मुख्यमंत्री पद की अपनी एक लिमिटेशंस होती है। लेकिन आंकड़ों में अगर आप देखें तो कोई ज़्यादा उछाल नहीं आया है। पिछले जब जयराम जी की सरकार थी और उस वक़्त भी ऐसे हादसे हुए, कसौली में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की महिला को शरेआम शूट कर दिया गया। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि हिमाचल में कोई, अब हम बोले कि केंद्र में सरकार बनी और वहाँ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की वारदातें बढ़ गई हैं और हम उसमें राजनीति लग जाएँ करने। तो मुझे लगता है कि हमने भी मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में
उनके सिस्टम से भी आई हैं और पार्टी जन ने भी उनके संज्ञान में लाया है जब भाजपा ने ये मुद्दा उठाया है। और भाजपा का काम है ये विपक्ष होने के नाते मुद्दा उठाना। लेकिन मेरी सभी से ये है कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो भी अच्छा सुझाव विपक्ष होने के नाते या उनके पास कोई इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं या सेंटर की भी कोई इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, उनको स्टेट सरकार को देनी चाहिए। कोई मुख्यमंत्री किसी को बचाने का काम तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं आया। तो इसमें कार्रवाई होगी, तुरंत कार्रवाई होगी और जल्दी इसका पटक्षेप भी हो जाएगा कि ये क्या हुआ है और दोषियों को सजा दी जाएगी। लेकिन अगर भाजपा ये आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री अपनी सरकार बचाने में लगे हैं, तो ये भी एक सार्वजनिक है कि ऐसी जो पॉलिटिकल अपहीवल है, स्टेट में जो खड़ा किया और जो राजनीतिक प्रदूषण प्रदेश में पैदा किया, उसके लिए जयराम ठाकुर जी और नेता प्रतिपक्ष खुद जिम्मेवार हैं। अब वो राजनीति करके इस मुद्दे को उठा रहे हैं। पहले तो वो इस बात का जवाब दें कि जो उन्होंने यहाँ पे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की और उसका आउटकम जो लोगों ने उनको रिजेक्ट किया, वो उन्होंने कांग्रेस के विधायक खरीदने की कोशिश की और उसके बाद लोगों ने उनको लोकतांत्रिक जवाब दिया। पहले वो जवाब दें। ये जो मसला है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा और ये हमारी सरकार के संज्ञान में है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री का ध्यान इन चीजों से भटकाने में भाजपा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। भाजपा स्वयं इसके लिए दोषी है। 5 साल के लिए इस सरकार को चुना गया है। जयराम जी ने अपने खुद के 2 साल कोविड में बर्बाद कर दिए, घर से नहीं निकले। अब वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को भी वो परेशान करके रखें ताकि वो उनसे बेहतर काम ना कर सके और ये प्रदेश की जनता समझ रही है। आप मुझे बताइए ये बाई इलेक्शन अब जो 3 आए हैं, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? किसने उनको बाध्य किया रिजाइन करे और अब बीजेपी उनको टिकट दे रही है? तो जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किसी भी सिस्टम में होती है, चाहे सेंटर में होती है, चाहे प्रदेश में होती है, उसका प्रशासन व्यवस्था पे फर्क पड़ता ही है। ये तो स्वाभाविक सी चीज है। इसमें कौन आदमी को ध्यान देना पड़ता है उस वक्त, पहले सरकार को भी स्टेबलाइज करना पड़ता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मुख्यमंत्री जी के कंट्रोल से बाहर है और सभी ऐसे हादसों पे जो हमारे समाज के लिए दुखद है, संवेदनशील होके अपने अधिकारियों से बात करके उस पर उचित कार्रवाई हो रही है। और जो नाहन के एसपी हैं, उन्होंने भी टाइम बाउंड तरीके से इस चीज को सॉल्व करने का कमिटमेंट सीएम साहब को दिया है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई आंकड़ों का इतना उछाल आ गया कि हिमाचल में कोई ऐसा हो गया। आशुतोष जी, मामला जब भी लॉ एंड ऑर्डर का आता है तो विपक्ष सीधा निशाना सत्ता पक्ष पे साधता है। ठीक है, सजग रहता है इससे सत्ता पक्ष भी। ये जो मामला हुआ है, एक मतलब हेड कांस्टेबल को बड़ा मेंटली टॉर्चर कर दिया गया। वो पता नहीं कहाँ है, आज तीसरा दिन है, उसको भी पुलिस नहीं ढूंढ पा रही है। कयास यहाँ तक हो रहे हैं कि कहीं पुलिस ने तो नहीं उसको उठा लिया। ऐसी चर्चाएं भी चल रही हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कहीं ना कहीं। और जो पुलिसिंग का एक एक्सपीरियंस रहा है, कभी कारोबारी प्रकरण, उसमें डीजीपी तक, एसपी तक इन्वॉल्व हो जाते हैं। और एक पुलिस के पुराने मुखिया को लंबे समय तक चलाते हैं ये लोग, जब तक कि वो रिटायर नहीं हो जाते। और एक पुलिस के अंदर जो एक काम करने की जील थी, वो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास भी कम हुआ जब डीजीपी प्रकरण हुआ। और अब इस तरह के मामले आ रहे हैं। विवेक जी का कहना है कि उसमें राजनीतिक दखल है, खनन माफिया कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है उस मामले में। जी आशुतोष जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हिमाचल प्रदेश में पुलिस की तरफ से इस तरह की चूक की कोई पहला मामला नहीं है। आपको गुड़िया रेप केस याद होगा, हिमाचल प्रदेश में कुछ वर्ष पहले हुआ था और वहां पे भी 2 सीनियर ऑफिसर्स जो हैं, एक उसमें से आईपीएस थे और एक स्टेट पुलिस के ऑफिसर जो थे, जो उस वक्त शिमला के एसपी थे, उनके द्वारा भी इसी तरह के काम किए गए थे। और वहां पे भी सबऑर्डिनेट स्टाफ से एक कांस्टेबल को इसी तरह से प्रताड़ित किया गया था, जिनकी कस्टडी में उस आरोपी की मृत्यु हुई थी। उसके बाद जैसा कि आपने खुद अभी ये कहा कि भाई जो है वो कांगड़ा की एसपी और पूर्व डीजीपी हिमाचल प्रदेश के जो है एक कारोबारी को धमकाने के मामले में हाई कोर्ट द्वारा अनेकों बार फटकार उनको लगाई गई। हाई कोर्ट द्वारा कहा गया कि इन्हें हटाया जाए, लेकिन ये दोनों जाकर के सुप्रीम कोर्ट से जो है अपने लिए रिलीफ ले आते हैं। हम सिर्फ एक बात कहेंगे सर कि क्योंकि हम इस प्रोफेशन से आते हैं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के 1 दिन की फीस को कैसे अफोर्ड कर सकता है, सबसे पहले ये बात समझी जानी चाहिए। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई केस जाता है
तो वो एक रजिस्टर्ड नंबर से जाता है, एकदम आनन फानन पे पूर्व डीजीपी साहब का केस सुन लिया जाता है। और मान लीजिए आज हाईकोर्ट से डीजीपी साहब को, पूर्व डीजीपी साहब को हटाने के निर्देश आते हैं पद से, और अगले ही दिन शाम तक जो है सुप्रीम कोर्ट से उनको रखने के निर्देश आ जाते हैं। तो ये अपने आप में जो है ना, ये वर्किंग सवालों के घेरे में आती है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के इतने सीनियर एडवोकेट की फीस कहां से अफोर्ड हुई, तनख्वाह से तो हो नहीं सकती, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, तनख्वाह से तो हो नहीं सकती। दूसरी बात, अब ये तीसरा प्रकरण जो हिमाचल प्रदेश में सामने आया है, देखिए साहब, ये तो वो प्रकरण है जो सामने आ जाते हैं। आप पुलिस की लोअर वर्किंग से अगर बात करते हैं तो वो बेसिकली होते कोऑपरेटिव हैं, लेकिन करते इसी तरह के प्रेशर में काम है। ज्यादातर ब्यूरोक्रेसी ऊपर से उनसे अपनी मनमर्जी का काम करवाती है। और देखिए, उनकी अपनी धर्मपत्नी के द्वारा जो स्टेटमेंट दी जा रही है उसमें यह कहा गया है कि डीएसपी ने उनकी फाइल को देख करके कहा कि तुमने फाइल बिल्कुल ठीक बनाई है, 307 का मुकदमा बनता नहीं है, कैसे बना दिया जाए। दूसरी बात, एसपी साहब उनको कह रहे हैं, जो वहां के मीना साहब आईपीएस एसपी हैं नाहन के, वो कह रहे हैं कि भैया तेरे को तुम देखता हूं मैं कि तू नौकरी कैसे कर लेगा। तो ये आईपीएस ऑफिसर जो इस तरह की बातें कर रही है, बिना राजनीतिक गठजोड़ के संभव नहीं है। और इसके अलावा मैं आपका ध्यान इस बात पर ले जाना चाहूं कि भाई देखिए, क्राइम के जो आंकड़े हैं वो हिमाचल प्रदेश में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, ये दोनों बराबर के रहे हैं। अगर हम एनसीबी का डेटा देखें तो मैं 2 मिनट के अंदर जो है हिमाचल के सारे क्राइम को समराइज कर दूं। देखिए साहब, हिमाचल प्रदेश में एनडीपीएस के 2147 मुकदमे जो है 2023 में आए, 1517 2022 में, और 2021 में 1537 थे। अब यहाँ पे गौरतलब है कि 2021 और 2022 में हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार भाजपा की थी। 2023 में कांग्रेस आई, उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ, मगर ज्यादातर वही रहे। एक्साइज के मुकदमे जिनके बारे में ज्यादातर बात की नहीं जाती, लेकिन एक बहुत बड़ा चंक एक्साइज ऑफेंसेस का भी है, उसके 2021 में लगभग 3000 केसेस और 2022 में 3100 केसेस आए। और सबसे ज्यादा इसमें जो मेजर ऑफेंसेस हैं, जो कि रेप ऑफेंसेस होते हैं, 2020 में 1614 केसेस, 21 में 1500 या 1600 केसेस, 22 में भी 1500 और 23 में जो है 739 केसेस हुए। इसके अलावा अगर हम बात आगे करते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है हिमाचल प्रदेश में, रैगिंग का, क्योंकि हम लोग अभी स्टूडेंट लाइफ से बाहर निकले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, हम सभी ने इसको फेस किया है। मैं आपका ध्यान ले जाऊंगा, 8 मार्च 2009 को हिमाचल प्रदेश के टांडा मेडिकल कॉलेज में एक बहुत बड़ा मामला हुआ था, खाचरू का, अमन खाचरू नाम के लड़के का हुआ था। 2010 में उसके जो 4 ऑफेंडर्स थे उनको जो है सजा हुई। पूरे देश के अंदर ये माहौल था कि भाई जो है ना, एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए ताकि कि उनके बच्चे, सभी माँ बापों के बच्चे कॉलेजेस में सेफ रहें। होता क्या है, 4 साल की उनको सजा होती है, लेकिन 2012 के सितंबर में हिमाचल प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार गुड कंडक्ट के बेसिस पर उन 4 आरोपियों को जो है ना, न सिर्फ बरी करती है, बल्कि उनको जो है ना एमबीबीएस परसू करने की परमिशन भी दे देती है। सोचने वाली बात यह है कि फिर आप हिमाचल प्रदेश में शिकायत करेंगे कि जी अभी लेटेस्ट घटना 4 एमबीबीएस स्टूडेंट्स की आ गई, उसके बाद आईआईटी मंडी के कॉलेज में 72 स्टूडेंट्स के ऊपर घटना हो जाती है, उनको जो है 72 स्टूडेंट्स को जो है ना वो एक्सपेल किया जाता है। नेर चौक मेडिकल कॉलेज की घटना आप देख लीजिए, 8 मार्च 2024 को वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन की घटना देख लीजिए। एक के बाद एक जो है टांडा मेडिकल कॉलेज, आईआईटी कॉलेज और इस तरह के बड़े कॉलेजेस से 2009 का एक्ट बनने के बावजूद ऐसी घटनाओं की खबरें आ रही हैं। तो ये लचर कानून व्यवस्था दिखाती है। जहां तक आपके द्वारा बताए गए आखिरी मुद्दे की बात है कि भाई वो आईबी का अधिकारी मारा गया, देखिए मैं एक कानूनी परिप्रेक्ष्य में उसकी बात कहता हूं, राजनीति से ऊपर उठ के देखिए, अभी तक आई विटनेसेस ने ये कहा है कि भाई जिसने उसको मारा है, ढाबे वाले ने, जो अभी प्राइम एक्यूज है और जो अभी जो विक्टिम है, वो दोनों मंगलवार की रात को इकट्ठे बैठ करके अल्कोहल कंज्यूम करते हुए पाए गए। और उसके बाद उसमें जो है ना उनमें आर्गुमेंट हुआ, जिस आर्गुमेंट के बाद जो है ये सारा मामला सामने आया है। अब देखिए, जिस इलाके में ये मामला सामने आया वो एक क्राइम प्रोन एरिया है, उसमें किसी भी पॉलिटिकल आउटफिट को दोष देना एक गलत बात है जी, ये फैक्चुअल बात मैं आपके सामने कह रहा हूं। लेकिन अपने वक्तव्य के लास्ट में मैं ये बात कहूंगा कि भाई देखिए, इस बात में ये छुपी हुई बात नहीं कि चाहे जयराम जी की सरकार थी, चाहे सुक्खू जी की सरकार है, ये क्राइम के आंकड़े इसी तरह के रहे हैं। पुलिस विभाग को लचर करने में इन दोनों का जो है ना बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जहां पे पूर्व डीजीपी साहब को जो है ना, हम ये कहेंगे कैमरा पे कि पूर्व डीजीपी साहब को आईपीएस होते हुए आईएएस की पोजीशन से ऊपर बिठा दिया जाता है, अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बना दिया जाता है, फिर स्टेट के अंदर उसमें बवाल होता है। तो ये पॉलिटिकल और पुलिसिंग का जो गठजोड़ है ना, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम बिगड़ गया है, ये बहुत पुराना चल रहा है और इसमें दोनों पार्टियां बराबर जिम्मेदार हैं। और हम तो राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी की तरफ से ये बात कहते हैं कि ठीक है, हम एक छोटा दल है, एक एस्पायरिंग दल है, लेकिन जिस दिन हिमाचल प्रदेश में हमारी टांगे मजबूत होंगी, हिमाचल प्रदेश के कॉलेजेस से रैगिंग गायब हो जाएगी।
कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को वहां छोड़ते हैं, ना तो रैगिंग करने वाला बनने के लिए छोड़ते हैं, ना रैगिंग हो जाए उसकी इसलिए छोड़ते हैं। ये कानून व्यवस्था लचर है, इसीलिए जो है वो गुंडे मवालियों की हिम्मत बढ़ी हुई है। अब आप उसको किसी भी दिशा में ले जाइए, जो कांस्टेबल महोदय, हेड कांस्टेबल महोदय गायब हैं, उसमें भी मैं एक लाइन में कहूंगा कि ठीक है भाई साहब, वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे, एसपी साहब के हाथ में कलम थी, वो आईओ चेंज कर देते, लेकिन एसपी साहब आईओ को चेंज नहीं करके उसी पे दबाव बनाते हैं कि तू ही कर। ये अपने आप में जो है ना, ये संगीन मामला है, देखते हैं इसमें आगे क्या बनता है, लेकिन हम इसकी निंदा करते हैं और हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था जो लचर होती जा रही है, उस पर सरकारें जल्दी काम करें, वरना हिमाचल का पंजाब बनने में देर नहीं लगेगी। जी, 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 विवेक जी, आपका प्रश्न विजयपाल जी से। विजयपाल जी ने कहा कि आंकड़ों में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका जो नारा था व्यवस्था परिवर्तन का, वो भी कहीं नहीं है। आपने केवल सत्ता हथियाने का प्रयास किया, सत्ता को झूठ बोल के प्राप्त करने का प्रयास किया। ये इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं, ये मुनासिब नहीं है। और वैसे तो आशुतोष जी ने लगभग सारे आंकड़े पढ़ दिए, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि 16 महीने के कार्यकाल में, आपके कार्यकाल में, आपके व्यवस्था परिवर्तन के कार्यकाल में 97 मर्डर, 79 अटेम्प्ट टू मर्डर, 367 रेप्स और महिला उत्पीड़न के 437 मामले आपके थानों में रजिस्टर हुए हैं। अब आप इसे व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं या अपना फेलियर कहते हैं? दूसरा प्रश्न विजयपाल जी ने कहा कि अगर आपके पास कोई इनपुट्स है तो हमें दीजिए। अरे भाई, आपके पास सिस्टम है, पुलिस प्रशासन आपके पास है, केंद्र की एजेंसियों से तालमेल आपको बिठाना है। हम तो एक राजनीतिक दल हैं, आप भी एक राजनीतिक दल से आते हैं, लेकिन जो सिस्टम में लोग बैठे हैं, जो व्यवस्था में बैठे हैं, जो मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे हैं, ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो इस सारी चीज को कोऑर्डिनेट करें और ये देखें। और जहां तक आशुतोष जी ने कहा कि वो जो आईबी वाले की हत्या हुई है अधिकारी की, वो एक क्राइम जोन एरिया है, आई एग्रीड। इस तरह के अधिकारी इन्हीं तरह के क्षेत्रों में पाए जाएंगे, साधु संतों के बीच में तो मिलेंगे नहीं, क्राइम एरियाज में मिलेंगे। तो लेकिन स्थानीय पुलिस क्या करती है? प्रश्न ये आता है कि क्या उनका जो सीआईडी, स्टेट सीआईडी सिस्टम है, क्या उसकी जानकारी में नहीं है? क्या एक आउटर कवर देना स्टेट पुलिस की जिम्मेवारी नहीं है एक अधिकारी को? ये चिंता के विषय हैं और ये सत्य है कि प्रदेश सरकार केवल अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपनी सत्ता को सुरक्षित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। जनता से, सामान्य लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं है। अरे, माल रोड के कंट्रोल रूम के बाहर हत्या हो जाती है। देखिए आप, शिमला की माल रोड जो सबसे सेंसिटिव एरिया है, वहां पर हत्याएं हो रही हैं। चुनावों के दौरान हाँ, नेता प्रतिपक्ष के साथ ब्लास्ट भी हो जाता है, वही पुलिस पोस्ट के सामने, वो माल रोड शिमला पे होते हैं। अरे, और चुनावों के दौरान की बात कर रहे थे, चुनावों के दौरान नेता प्रतिपक्ष के साथ 2 प्रत्याशी, एक विधानसभा का और एक लोकसभा का, उनके ऊपर हमला हो रहा है और प्रशासन कर क्या रहा है? अरे, अगर कोई व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी उसके ऊपर हमले हो रहे हैं और वो इनके एनएसयूआई के बच्चों द्वारा किए जा रहे हैं। विजयपाल जी, दोनों तरफ से सवाल आपके पास आ गए हैं, क्योंकि आशुतोष जी ने भी बड़ी बात कही। जिस अधिकारी को जयराम ठाकुर जी अपना प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी बनाते हैं, फिर डीजीपी रखते हैं, उसी से आप काम चलाते हैं और आपकी छवि ऐसी धूमिल हो जाती है कि पुलिसिंग बिल्कुल लापरवाह, बेपरवाह पुलिसिंग होती रही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कार्यकाल में, और वो कुछ नहीं कर पाए। तो ये दाग तो आप पे लगे हैं और भाजपा इनको बुनाएगी भी। तो आपने क्यों इन अधिकारियों को साथ चलाए रखा? ये कहीं ना कहीं ये दाग लगे हैं, ये धुलेंगे नहीं आसानी से। जी विजयपाल। मैं इसमें इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे भाजपा के सहयोगी बोल रहे थे कि आंकड़ों की बात है। मैंने उस वक्त भी कहा और अब भी कह रहा हूं कि आंकड़े एक क्वांटिफाइड स्टेटमेंट होते हैं, किसी समाज की रिफ्लेक्शन होते हैं, लेकिन इन आंकड़ों में छिपी हर एक घटनाएं किसी परिवार के लिए बड़ी दुखदाई होती हैं और समाज को बड़ा आहत करती हैं। और मैं आंकड़ों से ज्यादा हम और हमारी पार्टी भावनात्मक पहलू पे ज्यादा ध्यान देती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अभी जो नाहन वाला जो एपिसोड है, उस पे पूरी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है और जल्दी डीजीपी साहब के लेवल पे जब उनके पास पूरे तथ्य और आ जाएंगे तो
मोस्ट लाइकली स्टेट के पुलिस मुखिया होने के नाते वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। नहीं, वो जवान कहाँ है लेकिन विजयपाल जी? वो जवान आज तीसरा दिन हो गया है, उसके परिजन परेशान है, उसके रिश्तेदार परेशान है और प्रदर्शन हो रहे हैं। जवान है कहाँ वो? तीसरा दिन है उसको गायब हुए। देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये आशंका यही जताई है विवेक जी ने कि खनन माफिया इसके पीछे है। देखिए राजीव जी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि प्रदेश में खनन माफिया और शराब माफिया सक्रिय रहा है और रहता है। और खनन माफिया में कौन कौन संलिप्त है ये सभी जानते हैं। इसको राजनीतिक संरक्षण भी है और कई तो राजनीतिक जीवन में जो लोग खुद हैं वो भी खनन माफिया में इन्वॉल्व हैं और उनके खुद के क्रशर्स हैं। और मुख्यमंत्री महोदय से बड़ा व्यक्ति खनन माफिया के अगेंस्ट एक्शन लेने वाला कोई नहीं हो सकता है। जब आपदा में उन्होंने नुकसान होते देखा प्रदेश का, तो उन्होंने किस तरह खनन माफिया पे अंकुश लगाया और किस तरह उन्होंने उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की, माफिया से और चाहे शराब माफिया से। तो ये जो जैसी, क्योंकि पहला प्राइमा फेशिया पुलिस विभाग इस पे अपनी पूरी रिपोर्ट लेके सामने आएगा मुख्यमंत्री जी के, क्योंकि होम देखते हैं उनके पास, और फिर जनता के पास भी, क्योंकि ये संवेदनशील मुद्दा है। पुलिस के लोग ही आप गायब होने लग पड़े हैं, तो आखिरकार इस इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? आम व्यक्ति का अपराध को तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। जो पुलिस के भीतर की खींचातानी है या पुलिस के ऊपर जो दबाव है या जो राजनीतिक हस्तक्षेप है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? बड़ा सीधा साधा प्रश्न है और ये सीधा सीधा राजनीतिक हस्तक्षेप है जो दिख रहा है। ये ठीक है, आशुतोष जी ने जो कहा कि वो आयु चेंज कर सकते थे, अगर वो आयु ढंग से काम नहीं कर सकता था उसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते थे, लेकिन आप ये कहें कि तुम ही करोगे, ये कितना मुनासिब है? जाहिर है विजयपाल जी, मामला पास लेने का था, खनन में लिप्त था वो ट्रैक्टर, वो जा रहा था, मार कुटाई होगी, युवा थे गाड़ी में, उन्होंने शायद ज्यादा पीट दिया, लेकिन उसको अटेम्प्ट टू मर्डर में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे दबाव क्यों आखिरकार, जिससे कि जवान ही बेबस हो जाए पुलिस का? जी विजय जी। खाली बेबस नहीं जी, गायब भी हो जाए। बेबस होने में, हाँ, गायब भी हो जाए जी। चलिए आशुतोष जी आप बोलिए। विजयपाल जी तकनीकी तौर पे आज नहीं साथ दे रहा इनका और वो शायद बोलने की क्षमता में भी नहीं है। चलिए जवाब दीजिए। देखिए ये जो मुद्दा अभी चल रहा है ना, इसमें बीजेपी वाले जो है जिस तरह से इसका घेराव कर रहे हैं पूरे मुद्दे का, शायद ये भूल गए हैं कि भाई जो इनके अपने डीजीपी और कांगड़ा के जो एसपी महोदया जो लिप्त थी, जो मामला अभी भी लंबित है एक कारोबारी को धमकाने का, जिसपे डीजीपी साहब के अपने फोन से 29 कॉल्स जो है उस कारोबारी को की गई और कितना दबाव उसको बनाया गया। कांगड़ा के अंदर उसकी एफआईआर लिखने के लिए कोई तैयार नहीं था जब तक कि वो हाईकोर्ट आकर के नहीं पहुंचा, और हमारे सामने उस व्यक्ति की हाईकोर्ट में जो है वो प्रोसीडिंग्स चली हैं। इसलिए हम जानते हैं कि प्रतिपक्ष से और उसके पक्ष से वहां पर क्या बयानबाजी हुई है कोर्ट के अंदर। खैर वो हम यहाँ पे मीडिया में डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन समझने वाली बात एक है, कांग्रेस रही, बेहाल है पुलिसिंग की व्यवस्था, कहीं ना कहीं एक दूसरे खाकी को दोषी ठहरा रही है। और विवेक जी ने अच्छा सवाल उठाया ये कि जांच फिर कौन करेगा, किस पे भरोसा करेगा, और राज्य के मुखिया पे बातें तो आएंगी। चलिए चर्चा को विराम देते हैं, विजयपाल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था ज्यादा गड़बड़ा गई है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो पिछली भाजपा सरकार के समय की टीम थी पुलिस की, उसके ऊपर भरोसा करके कहीं ना कहीं अपने लिए अपनी विपक्ष के पास मुद्दे देते जा रहे हैं, क्योंकि अभी अप्रैल तक तो वही व्यवस्था थी। अब नए पुलिस मुखिया आए हैं, उनसे उम्मीदें हैं, लेकिन इस तरह के प्रकरण हो रहे हैं। राज्य में अब 3 उपचुनावों की घोषणा हो गई है और राजनीतिक माहौल बना हुआ है, लेकिन पुलिस को कहीं भी नहीं रोका जा सकता कि वो अपना कार्य ईमानदारी से ना करे, और पुलिस जवान गायब हो जाता है। अन्वेषण अधिकारी था वो, एक मामले का दबाव उसके ऊपर उसके अधिकारियों द्वारा इतना डाला जाता है कि धारा बदलिए, वो कहता धारा नहीं बदली जा सकती, कैसे किसी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा दिया जाए। वो मानसिक तौर पे परेशान होके लास्ट में एक सोशल मीडिया पे
आता है और उसके बाद से वो गायब है, वो कहाँ है, उसके परिजन परेशान है। वहीं आईबी अधिकारी का एक सेंसिटिव क्षेत्र में मर्डर कर दिया जाता है। ये बड़े मामले हैं, कानून व्यवस्था पे खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को ध्यान देना पड़ेगा। पुलिस अधिकारियों के भरोसे में अगर वो रहे, तो जिस तरह से पुलिस का प्रदर्शन पुराना रहा है अब तक का, वैसा ही आगे भी रह सकता है। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की। आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।